देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर, जहां भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र गंगा जल के वितरण की शुरुआत की। नरेला विधानसभा के सभी 17 वार्डों में बोतलों के माध्यम से निःशुल्क गंगा जल वितरण किया गया। मंत्री सारंग खुद घर घर जाकर नागरिकों को गंगा जल बांटते नजर आए। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर गंगा जल का स्वागत किया। आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं तक गंगा मैया के पावन जल को पहुंचाना और उनकी धार्मिक आस्था को सम्मान देना है। कुंभ से टैंकरों के माध्यम से जो गंगा जल बुलाया गया था, वो आज से हमने घर घर में वितरण शुरू किया है। ये जनता की मांग थी, क्योंकि हर सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो महाकुंभ में जाए। जो नहीं जा पाए हैं उनको घर में ही गंगा जल उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से आज से गंगा जल वितरण का कार्यक्रम किया है। लोगों में बहुत उत्साह है। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ गंगा मैया को और भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साक्षात गंगा मैया अब लोगों के घर में पहुंच रही हैं। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और हर घर में गंगा जल हम रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल के बोट क्लब बड़ा तालाब पर 17 से 21 फरवरी तक 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कुल 22 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 557 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 123 महिला खिलाड़ी भी होंगी। इस स्पर्धा की मेजबानी मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है, जिसे अखिल भारतीय स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें असम, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, केरल समेत सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स, आईटीबीपी और अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पुलिस इससे पहले भी 2005, 2007, 2013, 2017 और 2019 में इस प्रतियोगिता की सफल मेजबानी कर चुकी है। वहीं 2002 में वाटर स्पोर्ट्स को पुलिस खेलों में शामिल किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस ने 12 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। और आप सभी का बोट क्लब पे स्वागत है। भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स 2024-25 जो 24वीं वाटर स्पोर्ट्स पुलिस की प्रतियोगिता है, उसका शुभारंभ 17 से 21 तारीख को होने वाला है। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स न्यू दिल्ली द्वारा वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता पुलिस की आयोजित कराई जाती है हर साल। जो ये 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है, इसकी मेज़बानी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही है। 17 फरवरी से 21 फरवरी तक 5 दिन ये प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी, जिसमें 22 टीमें हिस्सा लेंगी मध्य प्रदेश को मिला करके, और इसमें 17 राज्यों की और केंद्र अपने सीएपीएफ की 5 टीमें यहाँ हिस्सा लेने आ रही हैं। लगभग 12 टीमें आज तक पहुंच चुकी हैं, बाकी टीम भी आ रही हैं। विशेष यहाँ पर बड़े तालाब पर यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारी मध्य प्रदेश पुलिस का पूरा योगदान है, साथ ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हमें यहाँ पूरा योगदान मिल रहा है। यहाँ पहली बार ये इतिहास में होगा ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स के कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फाइबर बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ा तालाब हमारे भोपाल का शानदार स्थल है और पूरे देश में 6वीं बार मध्य प्रदेश पुलिस इस आयोजन को करवा रहा है। 24 बार ये आयोजन आज तक हुआ है, जिसमें से 6वीं बार मध्य प्रदेश को ये मौका मिला है, जो एक गर्व की बात है, क्योंकि हमारा बड़ा तालाब शानदार स्थल है। यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस हर बार शानदार प्रतियोगिता आयोजित कराता है। कोई विवाद, कोई परेशानी यहाँ पे कभी नहीं आती है। इसीलिए फोटो फिनिश और ट्रैक को बहुत ही शानदार बनवाया गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, ताकि कोई भी विवाद की स्थिति किसी भी टीम को, मैनेजर को, कैप्टन को नहीं आए। हमारे डीजीपी महोदय श्री कैलाश मकवाना डायरेक्ट उनका मार्गदर्शन हमें सर का मिल रहा है, जिनके कारण सारी कार्यक्रम बहुत अच्छे से आयोजित हो रहे हैं। स्पेशल डीजी विजय कटारिया सर इस पूरे इवेंट के अध्यक्ष हैं। साथ ही कृष्णावेनी आईजी सीआर रेंज मैडम इसकी सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स की। रवि गुप्ता सर डायरेक्टर स्पोर्ट्स का हमें बहुत योगदान मिल रहा है पूरे इवेंट को आयोजन करवाने में। और एडीजी एसएफ
राकेश गुप्ता सर, जो इस इवेंट को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर 22 टीमें, लगभग इवेंट्स इसमें कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग 3 इवेंट्स होंगे, जिसके कुल 27 इवेंट होने वाले हैं और 360 यहाँ पर पदक के लिए ये टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और आपस में प्रतिस्पर्धा करके लड़ेंगी। मध्य प्रदेश पुलिस की जो वाटर स्पोर्ट्स की टीम है वो भी हिस्सा ले रही है और पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ बहुत शानदार प्रदर्शन करके कुछ मेडल्स हासिल करें। इसमें ये बताना चाहेंगे कि 17 तारीख को जब ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन होगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका उद्घाटन करेंगे। 5 दिन तक यहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे और लास्ट में गवर्नर महोदय समापन में हमारे यहाँ उपस्थित होकर के ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का समापन। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में रिंग रोड निर्माण और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत ने सरकार की चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 27 फरवरी 2025 से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रांत महामंत्री रमेश दागी ने बताया कि संगठन ने ज्वाइंट सर्वे को तत्काल रोकने, केंद्रीय भू अधिग्रहण कानून 2014 को लागू करने, गाइडलाइन में वार्षिक 20% वृद्धि करने और बढ़ी हुई गाइडलाइन पर 4 गुना मुआवजा देने जैसी प्रमुख मांगे रखी हैं। साथ ही इंदौर आउटर रिंग रोड के राजपत्र को निरस्त कर नया राजपत्र जारी करने और किसानों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण न करने की मांग की गई है। किसान संघ ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को भंग करने की भी अपील की है, क्योंकि वे अब सरकारी भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं। संगठन ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है, अन्यथा किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये भारतीय किसान संघ में कल प्रांत की बैठक में ऐसा तय हुआ है कि पूरे मालवा प्रांत में जो भूमि अधिग्रहण के मामले चल रहे हैं, विशेष करके इंदौर में जो पूर्वी और पश्चिमी रिंग रोड के लिए जो ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है वो बिना किसानों की सहमति के किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है वो गाइडलाइन के आधार पर दे रहे हैं और गाइडलाइन पिछले 12 वर्षों से नहीं बढ़ी है। तो गाइडलाइन नहीं बढ़ी है। पूरे आपको भी पता है कि इंदौर के आसपास ज़मीनें करोड़ों के भाव हैं और उसमें किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 10% भी नहीं दिया जा रहा। मान लीजिए कि 1-1.5 करोड़ की ज़मीन है तो उसका 10 लाख रुपए दे रही सरकार। तो इतने में अगर उसकी भूमि छीन ली जाएगी तो वो यहाँ से 100 किलोमीटर जाके भी खेती नहीं कर सकता। तो एक तो वो परिवार सदा के लिए मजदूर बन जाएगा। जो हम बार बार अब एक विषय उठता है कि महानगरों के निर्माण से जो स्लम की समस्या बढ़ती है कि पलायन होता है गांव से और वो जो श्रमिक लोग बढ़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा और बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात है कि जब आपको आपको अधिग्रहण करना ही है तो आप पहले गाइडलाइन बढ़ाते, उसके बाद किसानों को विश्वास में लेते। हम पिछले 1 वर्ष से लड़ रहे हैं। हमने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली पिछले साल 21 फरवरी को की भी थी, उसके बावजूद भी किसानों के विषय पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम अभी पिछले एक तो प्रेस वार्ता की गई है और कल परसों सोमवार के दिन पूरे मालवा प्रांत की 112 तहसीलों में ज्ञापन दिया जाएगा इस भूमि अधिग्रहण के मामले में। और ये जो जॉइंट सर्वे जो अभी चल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, ऐसा हमारा आग्रह है सरकार से। और जब तक वो हमसे बात नहीं कर लेते और इस विषय पर हमारी सहमति नहीं बन जाती तब तक वो अधिग्रहण की प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। कितना नुकसान होगा और सरकार से क्या अपील करना चाहिए? हाँ, इसमें लगभग 1400 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण होगा और तकरीबन 2200 परिवार इसमें प्रभावित होंगे। और 2200 परिवार में से जुड़े हुए जो काम करने वाले, खेती में काम करने वाले ऐसे 22,000 परिवार और प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये ध्यान में लाना पड़ेगा कि हमारे अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो किसानों के सामाजिक जीवन को ताने बाने को पूरी तरह से बिगाड़ देगी। और हमारी सरकार से यही डिमांड है और हमारी मांग है कि आप पहले गाइडलाइन बढ़ाइए, फिर इस नोटिफिकेशन को आप डीनोटिफाई कीजिए और गाइडलाइन बढ़ने के बाद में 4 गुना मुआवजा, जो कि केंद्र सरकार का जो कानून है, हमारे पंजाब अपने आसपास के गुजरात में और राजस्थान में वहाँ भी सेम ही गवर्नमेंट है और वो 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं। और आपके यहाँ पे 29 सांसद दिए, इन्हीं किसानों ने दिए, इतनी बार सरकारें बनाई और उनके साथ में आप 2 गुना मुआवजा दे रहे हैं। तो ये कौन सा न्याय है? तो मैं सरकार से ये मांग, किसान संघ के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि वो किसानों को 4 गुना मुआवजा दे और बढ़ी हुई गाइडलाइन के साथ, जो कि अभी गाइडलाइन 12 साल से नहीं बढ़ी है, तो जो
इन दोनों का अंतर है बाजार मूल्य और गाइडलाइन का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उसको पाटने का प्रयास किया जाए और किसानों के विषय पे संवेदनपूर्ण तरीके से सोच करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, वो खुद भी किसान हैं और संवेदनशील हैं हर मुद्दे पे, तो मेरा आग्रह है कि वो अपने संज्ञान में इस विषय को लें और उसको ठीक करने का प्रयास करें। भारतीय किसान संघ विगत 1 वर्ष से भूमि अधिग्रहण, जो इंदौर में अनियोजित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं चल रही है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। इसी क्रम में कल मालवा प्रांत की बैठक में ये तय हुआ कि मालवा प्रांत के सभी 112 तहसील मुख्यालयों पे परसों एक साथ ज्ञापन दिया जाएगा। जो भू अर्जन जो हो रहा है, पश्चिमी पूर्वी रिंग रोड वाला विषय है या अन्य जगह जहाँ भूमि अधिग्रहण हो रहा है, जो किसानों की सहमति के बगैर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएँ चल रही है, उसके खिलाफ परसों ज्ञापन 112 तहसीलों में दिया जाएगा। इसी के साथ सरकार को आगाह किया जाएगा कि किसानों की उपजाऊ भूमि का इस टाइप से अनियंत्रित अगर अधिग्रहण चलता रहा तो हम 27 फरवरी से एक अनिश्चितकालीन या एक बड़ा आंदोलन का रूप भारतीय किसान संघ बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेगा। आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो जैसे आपने बताया कि अनिश्चित हड़ताल की जाएगी, और अगर आपकी बातें मान ली जाएगी तो क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि बातें मानना मतलब किसानों की सहमति और किसानों को पूर्ण विश्वास में लेके किसी भी भू अर्जन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसान का रोज़गार उससे जुड़ा होता है, भूमि से, और रोज़गार के साथ राष्ट्र हित जुड़ा होता है। अगर उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किसान की सहमति लिए बगैर होता है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहेंगे किसान की सहमति हो। किसान कभी भी विकास का विरोधी नहीं रहा है, न भारतीय किसान संघ विकास के विरोधी रहा है। हमको पता है कि किसी भी विकास प्रक्रिया के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और किसान देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। बाकी उसके लिए होता यह है कि किसान को कम से कम उसका उचित मुआवजा राशि मिल जाए, जो भूमि का उचित मुआवजा होता है, जो गाइडलाइन का 4 गुना मुआवजा 2013-14 कानून यहाँ पे मध्य प्रदेश में लागू हो, ये हमारी मांग है। किसान की पूर्ण सहमति हो, ये हमारी मांग है। और उसका विस्थापन की प्रक्रिया जो होती है, क्योंकि भू अर्जन में सबसे बड़ा विषय होता है कि किसान को विस्थापित आप कर रहे हो तो उस विस्थापन व्यवस्थित तरीके से उसकी मर्जी से हो जाए, ये हमारी मांग है। तो चलिए रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश में नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन मिनी बार खोलने की अनुमति दी गई है। इन मिनी बार में केवल बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक उत्पाद उपलब्ध होंगे, जबकि शराब पिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत अब केवल 10% से कम अल्कोहल वाले विदेशी पेय ही बेचे जा सकेंगे। तो वहीं लाइसेंस शुल्क बार के मुकाबले आधा होगा। यदि किसी बार का शुल्क 20 लाख रुपए है तो मिनी बार के लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा पवित्र शहरों में शराब दुकानें बंद होने से राजस्व की संभावित क्षति की भरपाई के लिए शहरी सीमा की अन्य दुकानों का नवीनीकरण शुल्क बढ़ाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी शराब दुकानों पर देशी और विदेशी शराब उपलब्ध होगी। नए लाइसेंस जारी करने के बजाय पहले से संचालित दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा। जो दुकानदार दुकान चला रहे हैं वे निर्धारित शुल्क देकर लाइसेंस नवीनीकृत करा सकते हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर पुलिस के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रावजी बाजार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 4 युवक गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने ऑटो में सफर कर रहे इन तस्करों से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। घटना शमशान घाट के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ऑटो देखकर पुलिस ने उसे रोका। जांच में पानी के कैन में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों अमन, आकाश, नितिन और जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी देवेंद्र सिंह धुर्वे ने के अनुसार आरोपियों पर पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन अब उनसे इस तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। कल थाना रावजी बाजार अंतर्गत रात्रि में, क्योंकि कल शब बारात का दिन, शब बारात का प्रोग्राम चल रहा था कब्रिस्तान में, उसी के पास जो है मुक्तिधाम के पास रावजी बाजार थाने की चेकिंग लगाई गई थी। सरवटे बस स्टैंड की तरफ से जो है एक ऑटो बड़ी तेज गति से आ रहा था, जिसका जो नंबर था MP09 RB 3763। तेज गति से आने के कारण थोड़ी चेकिंग पॉइंट में लगे अधिकारियों को शंका हुई। जब उसके पीछा करके उसको जब रोका गया तो उसमें जो 4 लड़के बैठे हुए थे, जिनके नाम अमन खान पिता शकील खान, आकाश उर्फ अक्कू, नितिन पिता फूलचंद और जो चौथा है जुनैद पिता साबिर शेख, ये रहने वाले चंदन नगर और गांधीनगर के लड़के हैं। इनके पास से पीछे पानी का जो कैंपर आता है चिल्ड वाटर का, उसके अंदर गांजा मिला, जिसे बाद में हमें नापने पर उस पर 1 किलो 300 ग्राम का जो मात्रा मिली। कुछ पैकेट्स मिले थे, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल भी उनके पास मिला था। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो है इस मादक पदार्थों का जो है पैकेट बना के व्यापार किया जाता है। तो इनको अब
माननीय न्यायालय में पेश कर इनका पीआर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये मादक पदार्थ कहाँ से प्राप्त करते हैं और कहाँ सप्लाई करते हैं। सर इनके क्या है बैकग्राउंड, क्या है? ये करने वाले कुछ नहीं है, सभी जो है 22-23 उम्र के साल के लड़के हैं। इनके पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, घर में भी ऐसा कोई संपन्न घर से नहीं आते हैं, लेकिन अब चूंकि लाइफस्टाइल इनको अच्छी रखने के रखने का जो शौक था, उस कारण से ये इस तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने आज संभाग के सभी कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने शासन की योजनाओं और राजस्व महाअभियान की प्रगति की समीक्षा की। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार इंदौर जिले में सभी सरकारी योजनाओं पर बेहतर काम हो रहा है और राजस्व महाअभियान में भी लगातार प्रगति जारी है। संभाग आयुक्त ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और सभी अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इंदौर संभाग के सभी 8 कलेक्टर्स के साथ आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें जिन विषयों पे बात की गई है उसमें एक तो प्रमुख रूप से राजस्व विभाग के जो हमने अभियान किया था, उसमें राजस्व के जो सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरण थे, वो तो हम लोगों ने लगभग 100% निराकरण कर लिए थे। अब जो काम हमारा चल रहा है उसमें एक तो राजस्व वसूली एक महत्वपूर्ण काम है, दूसरा एक फार्मर्स रजिस्ट्री बन रही है जिसमें हर किसान का एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट होना है। इसके साथ ही खसरे जो हैं उनका आधार के साथ एक लिंकिंग का काम चल रहा है। ये काम अभी अपने संभाग में लगभग 50% हुआ है। सभी कलेक्टर्स को कहा गया है कि तेज़ी से इस काम को करें। दूसरा, आज एक प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो PHE के द्वारा प्रत्येक घर में नल देने की जो योजना चल रही है, उसमें जो काम PHE के द्वारा किया जा रहा है, तो पूरे संभाग में लगभग 60,000 ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनमें अभी नल कनेक्शन देना शेष है। साथ ही जो इस तरह की एकल ग्राम की योजनाएं पूर्ण हुई हैं, इन कार्यों को ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर भी करना है। इसके लिए आज सभी कलेक्टर्स ने आश्वस्त किया है कि हम लोग मार्च तक इस काम को पूरा कर लेंगे। देखिए, कमिश्नर साहब के द्वारा इंदौर संभाग के सभी जिलों की अलग अलग जो एजेंडा के विषय थे उस पर चर्चा करी गई है, जिसमें राजस्व महाअभियान, धरती आबा योजना, बोर्ड की परीक्षाएं और अन्य सभी विषय हैं। तो इंदौर जिले की स्थिति सभी जगहों पर ठीक है, जिसकी जानकारी प्रदान की। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए हैं। एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अब भी राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके साथ ही नई सरकार का गठन भी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए 3 संभावित नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। इन नामों में मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकती है और इन तीनों में से किसी एक का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इन नामों को लेकर चर्चाएं तेज है। मनजिंदर सिंह सिरसा सिख समुदाय से आते हैं और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं, जबकि जितेंद्र महाजन दिल्ली बीजेपी संगठन में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। तो वहीं रेखा गुप्ता के नाम पर चर्चा होने से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। अब सबकी नजरें 19 फरवरी पर टिकी हुई हैं, जब दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।